friends, a very good evening. So, welcome to Aishika Biology classes. Today I am going to start the lecture for TGT Biology. Who just preparing for TGT Biology. And I have taken this all content, I prepared these all contents from NCERT book of class 11th. So if you like the video, please go through my playlist and please join my Telegram channel for the PDF. So let's start it. What is life? Characteristics of living form. What was the characteristic of a living organism? That is growth, reproduction, metabolism, consciousness. अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कैसे डिफाइन करेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है, तो वो डिफाइन करेंगे हम इन चार बेसिस पे. पहला हो गया ग्रोथ, सेकेंड इज़ रिप्रोडक्शन, थर्ड इज़ मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ इज़ कॉन्शियसनेस. ठीक है, तो फर्स्ट पे आ जाते हैं ग्रोथ. ग्रोथ क्या है, कैसे बताएंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग में कैसे होती है कि नहीं होती है. तो चलिए ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रोथ क्या है. इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ. तो अगर मास में इंक्रीमेंट हो रहा है, नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब कि किसी भी बॉडी में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करती हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज ए यूनिसेलुलर ग्रो बाय सेल डिवीजन. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे ग्रो करता है, सेल डिवीजन के थ्रू करता है. वो अपनी बॉडी का जो सेल है वो क्या करता है, डिवाइड करता है और वो ग्रो करता है. जनरेशन टू जनरेशन अपने सेल डिवाइड के थ्रू वो ग्रो करते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू वो ग्रो करते हैं. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ यू टेक इंक्रीज इन बॉडी मास. जो नॉन लिविंग है वो भी ग्रो करते हैं अगर हम उनके सिर्फ बॉडी मास को देखें. वो बॉडी मास के थ्रू ग्रो करते हैं. नॉन लिविंग कैसे ग्रो करते हैं, सच एज एग्जाम्पल ले लो माउंटेन्स का. माउंटेन्स कैसे ग्रो करता है, बहुत से बीते साल अगर तुमने पेरेंट्स से पूछोगे कि ये माउंटेन पहले कितना बड़ा था फिर कैसा था, तो बताएंगे कि हमारे टाइम पे बहुत ही छोटा था, मतलब एवरेज था. लेकिन अगर तुम अपने जनरेशन के बच्चों को बताओगे, नेक्स्ट जनरेशन को, तो तुम उस टाइम देखोगे आगे के 10-20 साल बाद देखोगे वो काफ़ी बड़ा हो गया. तो इससे क्या हुआ, उसके मास में इंक्रीमेंट हुआ, मतलब कि उसका ग्रोथ हुआ. तो इस प्रकार अगर हम देखें तो नॉन लिविंग भी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है. किस बेसिस पे, मास के बेसिस पे, इंक्रीमेंट इन मास. ठीक है. हेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, फ्रॉम इनसाइड. और यही जो ग्रोथ है, इनसाइड वाला जो ग्रोथ है, इनसाइड से जो ग्रोथ होता है, वही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का. ठीक है. नेक्स्ट इज growth, note is very important. Growth therefore cannot be taken as defining feature of living organism. ये सब देखते हुए भी हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये डिफाइनिंग फीचर नहीं लिया कि ग्रोथ जो डिफाइनिंग फीचर है. क्यों, क्योंकि नॉन लिविंग भी एक टाइप से शो ही कर रहा है, एक प्रकार से वो भी शो कर रहा है कि हाँ मेरे में भी ग्रोथ होता है. जैसे कि माउंटेन कह रहा है कि माउंटेन में भी ग्रोथ होता है, क्योंकि उसमें एकुमुलेशन होता है. अब उसके मटेरियल का सालों साल, मतलब धीरे धीरे बहुत ही स्लो प्रोसेस में एकुमुलेशन होता है और उसका मास में इंक्रीमेंट होता है. तो इस प्रकार से देखा जाए तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं. तो हमने ग्रोथ को एक डिफाइनिंग फीचर नहीं लिया कि सिर्फ लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में भी होता है. तो ग्रोथ तो हो गया कि ग्रोथ में कोई, मतलब ग्रोथ की वजह से हमने डिफाइन कर सकते हैं नॉन लिविंग, लिविंग. सो हमने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया, दैट इज़ रिप्रोडक्शन. हम रिप्रोडक्शन के माध्यम से देखेंगे कि क्या रिप्रोडक्शन की वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लिविंग नॉन लिविंग में. सो रिप्रोडक्शन क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं ये भी जान लेते हैं. सो रिप्रोडक्शन क्या है, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents.
जो रिप्रोडक्शन है वो रिफ़र करता है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी, मतलब कि एक न्यू जनरेशन फॉर्मेशन होता है, एक नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूजन करते हैं तो एक नया प्रोजनी का फॉर्मेशन होता है, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और वो जो प्रोजनी है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट मे बी ऑफ टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, इट मे बी asexual reproduction and it may be sexual reproduction. So what is asexual reproduction? Asexual reproduction refers to the without fusion of male and female gamete. Asexual reproduction happen without fusion of male and female gametes and is always uniparental. इट मीन्स कि asexual reproduction में कोई मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है और ये हमेशा यूनिपैरेंटल होता है। यूनिपैरेंटल मतलब अगर मेल है तो उसी से नेक्स्ट जनरेशन की फॉर्मेशन होगी, इफ़ फीमेल देन फीमेल से ही नेक्स्ट जनरेशन की फॉर्मेशन होगी, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये asexual reproduction है। सो हियर इज टाइप्स ऑफ asexual reproduction. There are 4 types of asexual reproduction. First is by binary fission. Second is by budding. Third is by spores. Fourth is by fragmentation. ठीक है, तो पहला है बाय बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन का एग्जांपल हम ले सकते हैं अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, ठीक है, वो asexual reproduction शो करता है। फिजन का मतलब क्या हो कि कोई भी पार्ट से उसको हम 2 में डिवाइड कर दें। फिजन मतलब कि सेपरेट कर दें, ब्रेक कर दें, डिवाइड हो रहा है वो आप 2 पार्ट में, या हो सकता है 3 में भी हो, जरूरी नहीं है 2 में हो, तो उसको हम फिजन बोलते हैं। ये किसी एक बड़े से पार्ट का डिवीजन होना है 2 से 3 पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में, उसको फिजन बोलते हैं। वहीं फ्यूजन जो होता है कि 2 या 3 पार्ट मिलके सिंगल एक बड़ा सा पार्ट बनाए, ठीक है, उसको फ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी का मतलब क्या हुआ, 2, हाफ, ठीक है। तो अमीबा का एग्जांपल ले लो, अमीबा बाइनरी फ्यूजन शो करता है। ये अमीबा है, इसका बाइनरी फ्यूजन होगा, ये 2 अमीबा बन जाएंगे, एक दीदी एक भैया ठीक है। तो ये मतलब बाइनरी फ्यूजन हो गया। इसका यहाँ पे ब्रेकिंग होता है। क्या होता है ना कि ऐसे बाइनरी फ्यूजन में कुछ होता नहीं है, देखो होता क्या है, होता तो है, बता रही हूँ, वेट, ठीक है। ये अमीबा है, ठीक है। अब इसका बाइनरी फ्यूजन होना होगा तो क्या करते हैं, ये जो इसके ना ये जो है पोर्शंस हैं, ये धीरे धीरे और मतलब क्लोज आने लगते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे एक्युमुलेशन होने लगता है। इधर के साइटोप्लाज्म इधर आने लगते हैं, इधर के इधर जाने लगते हैं। न्यूक्लियस जो इसका वो भी डिवाइड होने लगता है, कुछ आधा न्यूक्लियस इसमें आने लगता है, आधा न्यूक्लियस इसमें चला जाता है। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते ये कैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं और फिर यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। डॉटेड सेल्स बोलते हैं इनको। फिर बाद में ये एक अलग अमीबा इंडिविजुअल बन जाता है और ये एक अलग इंडिविजुअल बन जाता है। तो इस तरह से ये बाइनरी फ्यूजन करता है अमीबा, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय बडिंग। बडिंग का एग्जांपल ले लो, बड होता है ना कि फूल का बड होता है, ऐसे बोलते हैं कि छोटा, अरे अभी पौधा अभी बड है, कली बोलते हैं वैसे लोग। तो ऐसे कोई ये फ्लावर है, अभी खिला नहीं है, ऐसे ही है, खिलेगा तो और बड़ा होगा, ठीक है। तो बाय बडिंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं हाइड्रा बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बडिंग का। सपोज करो हाइड्रा है, ठीक है। अब हाइड्रा का कोई ये बड है, ठीक है। अभी क्या होगा ना, यहीं से ब्रेक हो जाएगा, फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये ब्रेक होके गिर जाएगा और यहाँ पे फिर एक नया इंडिविजुअल की फॉर्म में ग्रो कर लेगा। कुछ दिन बाद ये इसका भी फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये भी गिर जाएगा, ये भी नया हाइड्रा बना लेगा। तो ये भी बाय बडिंग हाइड्रा भी asexual रिप्रोडक्शन करता है, अपना जनरेशन टू जनरेशन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोस्पोर्स। बायोस्पोर्स हम एग्जाम्पल फंजाई का ले सकते हैं। सपोज करें फंजाई है, फंजाई का तो वैसे स्ट्रक्चर है बट हम ऐसे ही बना लेते हैं फंजाई, ठीक है। अमीबा ही बनाने में लगे हम। फंजाई है तो फंजाई में क्या स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सपोज करो ढेर सारे स्पोर्स हैं, अनफेवरेबल कंडीशन है, अनफेवरेबल कंडीशन में तो बाहर नहीं आएंगे, लेकिन जब माहौल सही होगा, फेवरेबल होगा, अच्छा माहौल होगा, एकदम मस्त सुहाना, तो ये ब्रेक हो जाएंगे और फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, बाहर आ जाएंगे। अब ये बाहर आ गए ढेर सारे स्पोर्ट्स, तो ये फॉर्मेशन कर लेंगे नया नया, अपना एक सिंगल इंडिविजुअल बन जाएगा ये। नेक्स्ट इज बाई फ्रेगमेंटेशन। बाई फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि फ्रेगमेंट मतलब कि पार्ट में डिवाइड होकर ये सिंगल इंडिविजुअल में ग्रो करते हैं। बाई फ्रेगमेंटेशन में हम एग्जाम्पल प्लेनेरिया का ले सकते हैं।
सपोज ये प्लेनेरिया है, ठीक है, इसकी आँखें हैं, नाक है, ठीक है। प्लेनेरिया को अगर हमने काट दिया ना ऐसे पार्ट्स में, फ्रैगमेंट में, और इनको फेंक दो उठा के बस, तो ये जो पार्ट्स हैं ना इनकी क्या करेंगे, ग्रो कर जाएंगे इंडिविजुअली, ठीक है। ये क्या कर जाएंगे, जो पार्ट्स हैं इनके ये ग्रो कर जाएंगे। तो बाय फ्रेगमेंटेशन प्लेनेरिया ग्रो करता है। फ्रैगमेंट जो है इनके किसी फ्रैगमेंट इनका फ्रैगमेंट के थ्रू ही क्या सिंगल इंडिविजुअल फॉर्मेशन करते हैं। कितना अच्छा है ना, इनको काट दो फेंक दो, लेकिन ये मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, विद द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड इज मोस्टली बाई पेरेंटल। गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, गलत टाइपिंग कर दी है, BI होगा, बाई पेरेंटल, मतलब कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, मदर एंड फादर, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट का फ्यूजन होता है, तभी नई प्रोजनी का फॉर्मेशन होता है। नोट कर लो भैया, नोट है तो नोट करना पड़ेगा आपको। हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेन्स। क्या पढ़ रही हूँ मैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान ही भटक जाता है मेरा। तो इन सब को देखते हुए भी रिप्रोडक्शन को भी उन्होंने एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं माना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो अब चलते हुए थर्ड, अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है कि उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग की कि नहीं है। सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, और मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बनी हुई है, केमिकल्स की बनी हुई है, ठीक है। सो द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन, जैसे जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, डाइजेशन प्रोसेस है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सी प्रोसेस हो रही है, तुम्हें पता भी नहीं क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में। वो सारी प्रोसेस जो एक साथ अगर देखा जाए, सारी केमिकल रिएक्शन को देखा जाए, तो एक प्रकार से पूरा क्या है, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। तो ये सिर्फ किस में होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है, ठीक है। सो हेंस मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। इतना कर के उन्होंने बाद में देखा कि मेटाबॉलिज्म जब पढ़ा तो लगा कि नहीं भाई, मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। और जब उन्होंने पढ़ा इसके बारे में तो उन्होंने पाया कि सही बात है, कि तो प्रूफ हो गया कि लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है, और कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी एक्सेप्शन नहीं है मेटाबॉलिज्म में। तो फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि मेटाबॉलिज्म जो है एक डिफाइनिंग फीचर माना जा सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। लेकिन देखो नोट यहाँ पर भी आ गया कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो और नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। जो हम वो कराते हैं, साइंटिस्ट जो हैं, क्या बोलते हैं, विट्रो और वीवो में रिएक्शंस कराते हैं, वो क्या होता है, वो तो एक प्रकार से लिविंग ये तो है, ठीक है। बट जैसे कि रिएक्शन जो कराते हैं वो क्या है, पहले तो उन्होंने जो कुछ भी मटेरियल्स तैयार किए वो तो नॉन लिविंग था, लेकिन जब उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया तो एक प्रकार से लिविंग, जैसे कि टिश्यू कल्चर है, हमने जब इकट्ठा किया था, तो मतलब हमने जब सारे मटेरियल्स गैदरिंग कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, तो सब कुछ तो नॉन लिविंग था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम आया, मैच्योर कंडीशंस आई, ग्रो करने लगा वो टिश्यू कल्चर, और जब ग्रो करने लगा तो क्या हो गया, लिविंग हो गया। तो है जो नॉन लिविंग, बट जो रिएक्शंस है वो लिविंग है। तो इतना कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। कौन मेटाबॉलिज्म को हम ले सकते हैं कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब होता है चेतना। चेतना क्या है भैया, कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस देयर सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चेतना जो है वो एक ऐसा विचार है, ऐसी भावना है, चेतना की भावना, कि आप अपने सराउंडिंग्स को महसूस करते हैं, मतलब कि फील करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं उसके। अगर ठंडी है, बरसात है, ठीक है, तो आपको वो सराउंडिंग्स का
आपको मतलब फील होता है कि हाँ भाई ठंडी है, चलो कपड़े पहन लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, तो आप उसकी रिस्पॉन्ड भी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कर सकता है, नॉन लिविंग नहीं कर सकता। अब क्या तुम सोचोगे कि मैं दीवार कहेगा क्या भाई ठंड लग रही है, मुझे कपड़े पहना दो, मुझे स्वेटर पहना दो? नहीं कहेगा। सिर्फ कौन कहेगा? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कहेंगे, हम लोग कहेंगे। देखो यहाँ पे दिया है कि ह्यूमन बीइंग इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। कितना सेल्फिश है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग जो है वो ऐसा एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है जो कि खुद का बहुत ध्यान रखता है, मतलब खुद के बारे में बहुत सोचता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब खुद चेतना करता है, अपने बारे में सोचता विचारता है कि नहीं नहीं ये वो। चलो नोट फिर आ गया। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सब पढ़ने के बाद ओवरऑल हमने फाइनली पाया कि जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। देयरफॉर वी कैन से दैट living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. इतना ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने के बाद उन्होंने एक अच्छा सा डिफिनीशन तैयार किया। देखो क्या है डिफिनीशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ओके, ये एक अच्छा खासा डिफिनीशन उन्होंने तैयार किया। नेक्स्ट इज ये मैंने थोड़ा सा चार्ट बनाया है, थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं? अच्छा तो लग रहा है मुझे तो। ओह ये क्या हो गया, ऑटो रोटेट का झंझट बहुत बड़ा है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या यार, ठीक है। चलो चार्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने एक अच्छा चार्ट तैयार किया आप लोगों के लिए। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है सबसे बेसिक यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो कैसे कैसे मिलके एक अच्छा खासा बढ़िया बायोस्फीयर, बढ़िया इन्वायरमेंट तैयार किया गया, ठीक है। सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एंड न्यूट्रॉन, इन सब से मिलके क्या बनता है, एक एटम तैयार होता है। अब ढेर सारे एटम्स मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स बनेगा। अब वो मॉलिक्यूल्स क्या फॉर्म करेंगे, सेल करेंगे, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। देन ढेर सारे ऑर्गेनिज्म मिलके एक पॉपुलेशन डेवलप करेंगे। फिर उस पॉपुलेशन में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे स्पीसीज़ को, फिर वो स्पीसीज, फिर उसके बाद कम्युनिटी डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर वो ओवरऑल मिला के एक इकोसिस्टम हो जाएगा, नॉन लिविंग लिविंग का एक इंट्रैक्शन होगा। फिर लैंडस्केप हो जाएगा, फिर एट लास्ट बायोम, फिर इन द एंड टोटल देखा जाए सबको मिला के तो एक हमने एक बायोस्फीयर को तैयार किया, ठीक है। लास्ट में थैंक यू तो इतना ही लेक्चर है ये। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, विविधता, क्या क्या डिफ्रेंशिएट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कितने टाइप्स के फलाना ढिमकाना बहुत कुछ है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू।